अंतिम पद्य खंड है ये, जिसका प्रसंग है। मैं पहले इसकी शुरुआत और अंत की जो है शब्द लिख दूं, लाइनें। कविता एक खेल है, तीसरा ये पद्य खंड है। कविता एक खेल, बच्चा ही जाने। यहां पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, एक्सक्लेमेटरी साइन है। तो बच्चों, ये जो कवि ने अंतिम ये पद्य खंड जो आपके सामने जो प्रस्तुत है, इस पद्य खंड के सामने बच्चों के माध्यम से, बच्चों के विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से, बच्चों के खेल के माध्यम से इस कविता के कवि कर्म को, महत्व को स्थापित किया है। पहले में एक चिड़िया के पंख द्वारा, दूसरे में एक फूल के खिलने के द्वारा, और इस अंतिम में कवि एक बच्चे के द्वारा, बच्चों के विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा कवि कर्म के महत्व को स्थापित करता है। लेकिन मूलभूत अंतर है कि जो पहले के दो पद्य खंड हैं, उन पद्य खंडों में कवि चिड़िया के उड़ान को और फूलों के खिलने को, दोनों से कविता के खिलने और कविता के उड़ान को श्रेष्ठ मानता है। लेकिन यहाँ बच्चे के क्रियाकलापों के समान ही कविता को मानता है, मतलब दोनों एकदम इक्वल, बराबर बराबर। वहाँ पे कविता का जो खिलना है वो श्रेष्ठ है फूलों के खिलने से, या चिड़िया के उड़ान से श्रेष्ठ है जो कविता की उड़ान है। लेकिन यहाँ जो बच्चे की जो छवि है, जो बच्चे का क्रियाकलाप है, वह एकदम समान है, एकदम इक्वल है कविता की सृजन से, कवि से। तो आइए व्याख्या पे आते हैं। कविता एक खेल है, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कवि कहता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, इनका जो खेलने का तरीका है, इनके जो खेलने की पद्धति है, जो इनके खेलने में एक कहते हैं कि एक असीमित उत्साह और क्रिएटिविटी, जिसे कहते हैं सृजनात्मकता है, वही कविता में होती है। अर्थात कविता वही है जो बच्चों का खेल है। कवि कहना चाहता है कविता बच्चों के उस खेल की तरह है जिसमें अपरिमित उत्साह, आनंद और सृजनात्मकता होती है। मतलब यहाँ दोनों पलड़े, तराजू के दोनों पलड़े बिल्कुल बराबर बराबर हैं। एक पलड़े में बच्चों का खेल है और दूसरे पलड़े में कविता का सृजन है, और दोनों एकदम बराबर हैं। ये क्यों कहना चाहता है कवि? बच्चों के खेल की तरह कविता को क्यों कहता है कवि? इसलिए क्योंकि बच्चे के खेल में जो अपरिमित उत्साह, आनंद और क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता है, क्या उसे कोई पहले से निर्धारित कर सकता है? क्या कोई बच्चा जब उमंग और उत्साह से भरकर खेल के मैदान में आता है, अपने मित्रों के साथ, अपने बाल सखाओं के साथ जब खेलने में मग्न होता है, तो क्या उसके आनंद को, क्या उसके उत्साह को कोई पैरामीटर, कोई तराजू
तौल सकता है, आंक सकता है। उसकी जो क्रिएटिविटी होती है वो खेल के दौरान, जो सृजनात्मकता होती है, क्या वह सृजनात्मकता का कोई एक सुनिश्चित पहलू है, कोई सुनिश्चित स्वरूप है, उसका कोई सुनिश्चित आकार है? इसीलिए कहते हैं कि मानव जीवन में खेल वह पहलू है जो जीवन को अनंत ऊंचाइयों तक ले जाता है। इसलिए इंसान जब अपने दैनिक क्रियाकलापों से ऊबता है तो किधर भागता है? खेल की तरफ। लेकिन यहां बच्चों के खेल की बात केवल हो रही है। हमने क्लास 10th में माता का आंचल पढ़ा। जो भोला राम का जो खेल खिलौने का जो पूरी प्रक्रिया आपने जो पढ़ी है कि भोला राम जब अपने घर से बाहर निकलकर अपने बाल सखाओं में जब खेलता है तो क्या पीछे की कोई उसे बात याद रहती है या कोई भविष्य की आने वाली कोई चिंता उसे सताती है? ये बच्चे कितने सृजनात्मक तरीके से घर के बेकार की चीजों को अपने उपयोग में लाकर वो खिलौने का, अपने आनंद का असीम स्रोत बना लेते हैं। बाजार का खिलौना हो, घर की बेकार वस्तुएं हो, ये मायने नहीं रखते हैं कि खिलौना कैसा है, कितने का है और कितनी चमक दमक या कितना फीकापन है। जो आनंद है, जो उत्साह है, वो बच्चों के हृदय में है, वो उनके मन मस्तिष्क में है। और इसी बात की ओर कवि संकेत करता है कि यही जो आनंद है, यही जो उत्साह है, वही आनंद और उत्साह कवि के भी मन मस्तिष्क में होती है। अर्थात एक बच्चे के खेल में जो उमंग, उत्साह, अपरिमित जो सृजनात्मकता होती है, वही अपरिमित आनंद, उत्साह और अपरिमित सृजनात्मकता एक कवि के मन मस्तिष्क में भी होती है। इसीलिए एक बच्चों के खेल से कवि के काव्य सृजन की तुलना कवि कर रहा है। अब आगे क्या कहता है? यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने। बच्चे इस घर खेलते हैं, उस घर खेलते हैं, आंगन में खेलते हैं, बरामदे में खेलते हैं, बाहर गार्डन में खेलते हैं, सड़क पे खेलते हैं, प्लेग्राउंड में खेलते हैं। क्या इनके छतों पर खेलते हैं? किसी के अपरिचित के घर में घुसकर खेलते हैं? हम लोग के समय में पूरा गांव, जितने गांव में घर थे वो सब अपने घर थे। किसी के घर में घुस जाओ वो अपना ही घर है, क्योंकि सारे बच्चे एक और गांव के सारे घर अपने। बाग है, खलिहान है, सड़क है, ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर बच्चे अपने खेल खिलौने के क्षेत्र को न बनाते हों? कमरे के अंदर, कमरे के बाहर, छतों पर, इधर उधर, ऐसा कोई एक क्षेत्र है जहां पे बच्चे न खेल सकते हों? उनकी जो सक्रिय क्रियात्मकता है, क्या कोई बाधा, कोई रस्सी, कोई विचार उनको जकड़ सकता है? अपने विद्यालय में ही देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे बरामदे की फर्श पर स्लिप करते हैं। क्या आनंद मिलता है! छत की जो सीढ़ियों की रेलिंग है, रेलिंग पर फिसलते हैं, क्या आनंद मिलता है! जब लंच से सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं या फिर जब छुट्टियों के समय जब घर की ओर जाते हैं तो गला फाड़ कर चिल्लाते हैं, क्या आनंद मिलता है! वो सब उन सब के लिए खेल है। हम अध्यापक डिसिप्लिन के पीछे परेशान रहते हैं कि बच्चे अनुशासन भंग कर रहे हैं, लेकिन दुनिया का कोई कानून, दुनिया का कोई बंदिश क्या ऐसी चीजों पर कोई लगाम लगा सकती है?
मेरे हिसाब से तो कतई नहीं। ये अपरिमित उत्साह आनंद, जिसका कोई मतलब हो या ना हो, जिसका कोई अर्थ हो या ना हो, वो तो ऐसे ही पैर फेंकेंगे, वो तो ऐसे ही हाथ झुलाएंगे, वो तो ऐसे ही अपने जो है कंची जैसे आंखें मटकाएंगे, वो तो ऐसे ही मुंह चिढ़ाएंगे, क्योंकि यह सब उनके खेलने के विभिन्न रूप हैं, विभिन्न तरीके हैं। और कवि कर्म भी ऐसा ही कुछ है जो कि हर क्षेत्र में हर जगह समाया हुआ है, अपरिमित उत्साह और आनंद से भरा हुआ। यह कवि कहना चाहता है कि जिस प्रकार बच्चे घर के अंदर, घर के बाहर, छतों पर, कहीं पर भी अपना खेल का बिल्कुल बना लेते हैं प्लेग्राउंड, खेलने का पूरा साजो सामान इकट्ठा कर लेते हैं, खेलने की जगह बना लेते हैं, और उनका पराया घर भी अपना बना लेते हैं, दूसरे के घर भी जाकर खूब ऊधम मचाते हैं, बशर्ते कि उनको थोड़ा सा मौका भर मिल जाए। तो क्या आप समझते हैं कि क्या वो सभी घरों को अपना समझकर उस खेल को, उस क्रीड़ांगन को सार्थक नहीं कर देते हैं, इस जीवन को सार्थक कर देते हैं? इसीलिए कहते हैं जब तक बचपन है तब तक जीवन है। इसलिए बचपन के दो यार जब बुढ़ापे पे मिलते हैं तो चर्चा का विषय क्या होता है? जवानी के दिनों की बात, उपलब्धियों की वहाँ चर्चा नहीं होती। वहाँ चर्चा क्या होती है यार? गांव के बगीचे का वो खेल, वो लुका छिपी, वो आम के पेड़ों पर चढ़कर आम चोरी से आम तोड़ना, वो लड्डू चुरा कर खाना, यही बचपन के कुछ प्रसंगों की चर्चा ये लोग करते हैं। क्यों करते हैं इन छोटी छोटी बातों की चर्चा? क्योंकि इसमें वह जीवन का रहस्य छिपा हुआ है जिसमें असीमित शक्ति और ऊर्जा का स्रोत है, और यही शक्ति और ऊर्जा कवि कर्म का भी अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। इसलिए यह दोनों स्रोत एक तरफ तो कवि के अंदर है और दूसरी तरफ बच्चों के अंदर है। इसलिए यह दोनों एक जैसे ही हैं, ऐसा कवि मानता है। इसलिए सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। एक बच्चा ही ये महसूस कर सकता है कि दूसरे के घर को अपना कैसे बनाया जाए, और एक कवि ही ये महसूस कर सकता है कि पूरी दुनिया को अपना कैसे बनाया जाए। वसुधैव कुटुंबकम की भावना ऋग्वेद से निकली है, और ऋग्वेद इस धरती का प्राचीनतम महाकाव्य है। वह भी कविता का एक रूप है। जो कविता संपूर्ण धरती को एक परिवार कर दे, क्या उसकी तुलना बच्चे से नहीं की जा सकती, जो किसी के घर को भी, किसी के भी घर को अपना मानकर व्यवहार करता है, अपना मानकर उसे वहां पर उछल कूद करता है, ऊधम मचाता है। इसलिए कवि बच्चे को और कवि कर्म को, दोनों को समान तराजू में तौलते हैं और दोनों को समान मानते हैं। अब जहां तक इसके काव्य सौंदर्य की बात है, तो काव्य सौंदर्य लगभग वही सारे हैं। लगभग खड़ी बोली हिंदी, लक्षणा शब्द शक्ति, मानवीकरण, कविता का मानवीकरण किया गया है। और स्पेशल एक बात यहां है कि बाल और बचपन की जो एक अंतरंग जो अनुभूति है, उसको कवि ने यहां बड़े सूक्ष्म भाव से रूपायित करने का प्रयास किया है। और इस तरह से यह कविता कवि कर्म और कविता के महत्व को स्थापित करती है, और हमें यह बताती है कि हम अगर
साहित्य को, कवि को, कविता को अपने जीवन में महत्व देंगे तो बचपन के आनंद की अनुभूतियों की तरह ही हमारा जीवन आनंद और उमंग की तरंग से हमेशा प्रभावित और आनंदित रहेगा।